बेटे, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। आप लोग अपने साथ के साथ अपने नोट्स बना लो भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपने नोट्स नहीं बना रहे हो। अब देखो कल जो हमने किया था वो क्या किया था, एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्राइंगल लॉ। आज हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड करेंगे और किसका करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई दो वेक्टर्स हैं और हमने उनको ऐसे ऐड किया है, उनको इस तरह से ज्वाइन किया है कि जो इनका इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, दोनों का ही सेम है, तो इनका जो डायगोनल होगा और इसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये मान लेती हूं मैं वेक्टर ए, ये मान लेती हूं वेक्टर बी, ये ओ मान लू एन, ये ओ पी और इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस कर सकती हूँ, यहां पर मैं क्या कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर, मैंने इसको नाम दे दिया इस पॉइंट को एन, ओके। अब ये देखो वेक्टर्स का एक जो स्पेशलिटी थी वो क्या थी, वेक्टर्स की स्पेशलिटी कि आप वेक्टर्स को बिना उनकी लेंथ और डायरेक्शन में चेंज किए डिस्प्लेस कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आप इस वाले वेक्टर को यहां पर लेकर जा सकते हो, दैट मीन्स जो पी क्यू है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, बी वेक्टर के बराबर होगा पी क्यू, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। वेक्टर्स की स्पेशलिटी होती है कि आप उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना आप उनको क्या कर सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये जो मैंने एंगल मान लिया जो रिजल्टेंट बना रहा है इसको क्या मान लिया मैंने, अल्फा, और ये जो कंप्लीट बना रहा है इसको क्या मान लेती हूं मैं, थीटा मान लेती हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं और चलो ये वाले इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, बीटा, और इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो ओ पी एन, इन ट्रायंगल ओ पी एन अगर मैं आर स्क्वायर निकालना चाहूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मींस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। ओ क्यू किसके बराबर है, ओ क्यू सॉरी ओ एन, ओ एन, ओ क्यू प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। अब मुझे क्यू एन और पी एन की वैल्यू चाहिए, ओ क्यू की वैल्यू मुझे पता है ए है, तो यहां से देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में क्यू एन निकालना चाहती हूँ, दैट मींस इट इज बेस, क्यू एन क्या हो जाएगा मेरे पास, क्यू एन बराबर ये बेस है ये परपेंडिकुलर है तो बी कॉस ऑफ थीटा। लास्ट वाले में हमने करके भी देखा था, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कोस थीटा किसके बराबर आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, एंड साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्यू एन बराबर बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास, और पी एन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए साइन थीटा, बी साइन थीटा, ए कहां से आ गया, बी साइन थीटा, ठीक है। दोनों की वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ओ क्यू की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा साथ में बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, इसके साथ ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर आप लोगों को याद हो तो यही रिजल्ट हमारे पास किसमें आया था, जब हमने ट्रायंगल लॉ से रिजल्ट निकाला था, तो यही रिजल्ट आया था, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही आया था रिजल्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट है,
आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई डाउट होगा। सेम रिजल्ट वी गेट इन ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। अब अगर मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखनी है विद फर्स्ट वेक्टर, तो क्या करेंगे हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए tan बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे अच्छी होती है tan बीटा, और वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। दैट मीन्स क्या आ जाएगा Pn ओवर ON, ठीक है। Pn क्या है हमारे पास B sin थीटा, हाँ, और ON क्या है O क्यों A प्लस B cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी डायरेक्शन, tan बीटा से हम उसकी डायरेक्शन को निकाल देंगे। तो यही फॉर्मूला हमारे पास किससे आए थे, दोनों सेम थिंग आई थी हमारे पास फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब जो वेक्टर एडिशन है आप उसको किसी भी मेथड से करो, चाहे ट्रायंगल लॉ से चाहे वेक्टर लॉ से, आपके पास क्या आएगा, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ से आपके पास रिजल्ट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब यहां से अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो इस फॉर्मूले से, तो क्या आ जाएगा 2ab cos थीटा को मैं एक तरफ रख लूं, इसके साथ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में 2ab, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमारे पास होता है इसको हम क्या कहते हैं कोसाइन लॉ, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको कोसाइन लॉ, याद रखना है बहुत काम आएगा आगे, ठीक है, कोसाइन लॉ। ओके, अब यहां तक हमारा हो गया है। अब मैं क्या करूं, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, ठीक है। यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इस पॉइंट को नाम दे दूं M, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पॉइंट को नाम दे दिया M। तो अब मेरे पास देखो क्या कर सकते हैं हम, QN की जो Pn है हमारे पास Pn, इसकी एक वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली थी B sin थीटा, और B sin थीटा कौन से ट्रायंगल को कंसीडर किया था QNP, इन ट्रायंगल QNP। बट अगर एक बच्चा था वो भूल गया कि कौन सी ट्रायंगल लेनी थी, उसने क्या किया ये वाली ट्रायंगल ले ली OPN। तो OPN ट्रायंगल से अगर आप निकालो OPN, तो उसके लिए PN क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली ट्रायंगल है कंप्लीट, मतलब ये एंगल आएगा, ठीक है, साइन बीटा। साइन बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, PN अपॉन में हाइपोटेनस, इसके लिए हाइपोटेनस क्या है OP। तो क्या आ गया मेरे पास PN, OP की जगह क्या आ जाएगा R, और PN क्या आ जाएगा R साइन बीटा। तो यहां से क्या आ गया R साइन बीटा। अब दोनों इक्वेशन से देखो एक साइड बराबर है, मतलब दूसरी साइड भी क्या होगी बराबर, B साइन थीटा प्लस R साइन बीटा बराबर बराबर हो गया R साइन बीटा के, ठीक है। एक चीज हमने निकाल ली। अब दूसरी चीज देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहां से अल्फा निकालना चाहूं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कैसे निकालूंगी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है बोलो। तो यहां से साइन अल्फा कैसे होगा परपेंडिकुलर QM अपॉन में बे इसका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये बनेगा PQ, और PQ क्या है B वेक्टर के बराबर। तो दिस एम्प्लाइज QM बराबर B साइन ऑफ बीटा इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है ये QMP, QMP, ठीक है। आपकी बुक में अगर कुछ और नोटेशंस दे रखी हो तो वो कर लेना भाई, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं है बुक में कौन सा कहाँ पे क्या क्या दिया था, बुक नहीं है मेरे पास बुक भी नहीं पहुंचाई तुमने। दैट्स देखो अब QM की एक वैल्यू तो मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल से निकाल दी, एक नीचे वाले ट्रायंगल से भी तो निकाल सकती हूँ ना QMO। एक बच्चे ने ये लिया ट्रायंगल O या फिर QMO, यहां से जो साइन बीट उसकी वैल्यू आई, इसमें तो एंगल अल्फा है ना, तो यहां पर इसका एंगल आएगा अल्फा, बताते भी नहीं हो है ना, ये आएगा साइन बीटा। अब साइन बीटा की क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तो ये QM ही है, हाइपोटेनस क्या है इसमें A है, तो ये क्या आ जाएगा यहां से QM बराबर A साइन बीटा, ठीक है। तो एक साइड अगर बराबर है, एक बच्चा ये बोल रहा है नहीं मैडम मेरा सही है, दूसरा ये बोल रहा है मेरा सही है, मैडम ने दोनों की लड़ाई खत्म करवा दी, बोले दोनों सही हो, ठीक है, बस तुम्हारे रास्ते अलग अलग थे। B साइन अल्फा और दूसरे का क्या आया
बी, एक का है बी साइन अल्फा और दूसरे का क्या है हमारे पास ए साइन बीटा। ठीक है, तो एक का क्या आ गया हमारे पास बी साइन अल्फा और एक का क्या आ गया ए साइन बीटा। अब हम फोकस करेंगे और यहां से ये जो कोसाइन ला है ना, ये लिखने के बाद यहां तक तो तुम्हारा जो हमने tan अल्फा निकाला था वहां तक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया था। पैरेललोग्राम के बाद ये जब हमने निकाला तो उस पर हेडिंग लिखनी है कि कोसाइन ला। ओके, और कोसाइन ला के बाद जो हमने किया है उसमें आपको हेडिंग लिखनी है साइन ला। ठीक है, अब देखो इतना हो गया है हमारा। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाली इक्वेशन से, इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, तो इस इक्वेशन से r अपॉन में साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा b अपॉन साइन बीटा। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट से तो ये आ जाएगा साइन बीटा को इसके अपॉन में लेकर गई और साइन थीटा को r के अपॉन में ले आई। ठीक है, सेकंड से क्या आएगा a अपॉन में साइन अल्फा बराबर b अपॉन में साइन बीटा, साइन बीटा। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन तो बन गई। फिर दो बच्चे आए, उन्होंने क्या कहा, एक बच्चे ने कहा मैडम b अपॉन साइन बीटा इसके बराबर है, दूसरे ने कहा b अपॉन साइन बीटा इसके बराबर है। मैंने फिर उन दोनों की लड़ाई खत्म करवा दी। फिर मैंने क्या कहा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कंक्लूड, क्या कंक्लूड किया, और r साइन थीटा अपॉन बराबर a अपॉन साइन अल्फा बराबर b अपॉन साइन बीटा। ठीक है, मैंने उनको कह दिया कि जो r अपॉन साइन थीटा है वो इन दोनों, b अपॉन साइन बीटा है वो इन दोनों के ही बराबर होगा, और इन दोनों के ही बराबर है मतलब ये सारे आपस में बराबर होंगे। और ये जो हमारे पास आया अभी अभी, इसको हम कहते हैं साइन ला। ठीक है, साइन ला कहते हैं हम इसको। थीटा क्या है, जो दोनों वेक्टर्स बना रहे हैं एक दूसरे के साथ एंगल, ये लिख लेना बेशक से, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, अल्फा एंगल बिटवीन आर एंड बी, एंड बीटा एंगल बिटवीन आर एंड ए। यहां से आप लोगों ने क्या नोटिस किया होगा कि जो आपके पास वेक्टर ऊपर है उसके साथ वाला एंगल नीचे नहीं आएगा, अपोजिट एंगल नीचे आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, साइन ला। तो हमारे पास देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, कोसाइन ला हो गया है, हमने देख लिया है, साइन ला देख लिया है और डायरेक्शन देख लिया है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं न्यूमेरिकल्स में यूज, फर्दर आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो वेक्टर एडिशन इज, पहला क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपने पहले ए वेक्टर को लिख दिया और फिर उसमें बी वेक्टर को जोड़ा तो वो किसके बराबर होगा, आप पहले बी को लिख लो और फिर उसमें ए वेक्टर को जोड़ लो। ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये ए है और ये है बी। ठीक है, आपको इनका सम निकालना है। तो एक बच्चे ने तो ऐसे किया, पहले यहाँ पर ए बनाया, फिर इसके एंड से इसको बी को स्टार्ट किया और ये उसने बनाया बी, फिर कहा कि ये क्या बना है मेरे पास ए प्लस बी। ठीक है, दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे ने पहले यहाँ पर बी बनाया, ठीक है, और फिर इसके आगे उसने ए बनाया और फिर क्या कहा कि नहीं ये है ए प्लस बी। ठीक है, तो है तो दोनों ही सही, बस इसने क्या किया है, इसने पहले b को जोड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b प्लस ए। दोनों की लेंथ क्या है, बिल्कुल ही सेम आई है ना दोनों केसेस में, तो ये क्या हो गया मेरे पास b प्लस ए और ये a प्लस बी, दोनों क्या है बराबर। इसका मतलब अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो आप किसी को भी पहले रखो किसी को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो वेक्टर होगा हमारा वेक्टर एडिशन वो क्या होगा, कम्यूटेटिव। इसके साथ ही कोई भी बच्चा ये मत बोलना कि मैडम अब स्पेशल केस नहीं करवाए, जो हमने ट्रायंगल ला किया था कल उसमें स्पेशल केस करवा दिए थे। मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारे पास आर है, रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसमें थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं तो कैसे आता है।
जैसे अभी देखो यहाँ पर एक बार r किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये था हमारे पास। अब देखो अगर थीटा 0 है तो कितना आएगा, थीटा 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1, cos थीटा cos 0 1 होता है, ये हो जाएगा 2ab इसका रूट, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका रूट, r किसके बराबर आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे अगर ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और r किसके बराबर आ गया a प्लस बी। यही हमें यहां से मिला है और यही चीज हमें यहां से मिल रही है कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सीधा आप उनका क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वहां पर एंगल क्या होता है 0। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर्स का सम तो आप एक साथ नहीं कर सकते, तो अगर आपने पहले a और b का सम किया और बाद में उसमें c जोड़ा, ठीक है, तो वो बराबर ही होगा, आप पहले b और c का कर लो और बाद में क्या कर लो, a का सम कर लो, ठीक है, ये दोनों क्या आएंगी बराबर। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है और वेक्टर एडिशन हमारे पास एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर एडिशन की। नेक्स्ट है एक जो हमने फंडामेंटल कंडीशन बताई थी, ओनली सेम नेचर ऑफ फैक्टर्स कैन बी एड, वी कैन ऐड ओनली सेम नेचर ऑफ फैक्टर्स, सेम we can only add only vectors which have same nature, which have same nature, nature of vector should must be same, वेक्टर्स का नेचर बिल्कुल जरूरी है कि सेम होना ही चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब जीरो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास, तो देखो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, जीरो मतलब बिल्कुल ही जीरो, उसका कोई भी जो आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं आना चाहिए। अब वो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, दैट मीन्स उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो जीरो वेक्टर होता क्या है, जीरो वेक्टर होता है जीरो वेक्टर whose magnitude is zero, whose magnitude is zero and has arbitrary direction, arbitrary direction, इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है और डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी। ये देखो ये कैसा वेक्टर है, जीरो वेक्टर होता है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसकी डायरेक्शन क्या है जीरो, इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, हर डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट सा है, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है जीरो है। तो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर कब होगा, तो देखो ये आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है, ओके, और आपको क्या कह दिया है कि इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो। अब आपके पास तो क्या है, ग्राफिकली ड्रॉ करो, तीनों वेक्टर्स को आपने ड्रॉ किया, इसके साथ इसको ड्रॉ किया और इसके साथ इसको, लेकिन आपने क्या देखा कि जब आपने तीनों वेक्टर्स का सम किया तो कुछ भी ओपन साइड बची ही नहीं। हमारे पास जब हम सम करते थे तो फैक्ट क्या था कि जो ओपन साइड बचेगी वही क्या होगा, उनका रिजल्टेंट होगा, बट यहाँ पर तो ओपन साइड बची नहीं, इसने इसको कोइंसाइड कर दिया। तो जब मैंने तुम्हें वेक्टर स्टार्ट करवाए उसमें मैंने तुम्हें क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिक ऑफ ऑल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिक है सारे वेक्टर्स का, ठीक है। यहाँ पर जब आपने सम निकाला उस टाइम पे मैंने क्या कहा था कि आप, एक बच्चा है जो कि इस रास्ते से गया है, इससे गया है, इससे गया है, ठीक है, और आपसे किसी ने रिजल्टेंट पूछ लिया तो आपने उसको कितना बताया, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर है सिर्फ, ठीक है, और बच्चा कहाँ से गया है, पहले इधर चला 2, इधर 2 चला, इधर भी 2 चला, तो बच्चे के हिसाब से वो कितना चला है 6 मीटर, बट उसका रिजल्टेंट कितना है, उसने जो तीनों वेक्टर्स यूज किए उनका रिजल्टेंट कितना है, ओनली 2 मीटर, ठीक है, मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट की दूरी, और वो भी किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन अपोजिट क्यों हो जाती है,
क्योंकि ये अगर यहां से आप आते तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी, बट आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। दैट्स वाई ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी जब वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया तब। अब यहाँ पर क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई दूरी है, नहीं है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई दूरी नहीं है तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। दैट मीन्स अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन है और वो जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो सारे क्या करें, एक ट्रायंगल की, इसके लिए लिख लो आप, ठीक है। If there are three vectors, there are three vectors which are represented by three sides of a triangle taken in same order, then their resultant will be zero. ठीक है। अगर आपको इसी को n वेक्टर्स के लिए मॉडिफाई करना हो उस टाइम पे क्या आएगा, इफ देयर आर n वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय n साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो, ठीक है। यू हैव टू राइट व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड, ठीक है। आपको वही लिखना है जिसके लिए आपसे पूछा गया है कि आप ये चीज लिखें, ओके। तो ये हमारे पास है। अब ये देखो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, जीरो। तीन वेक्टर्स हैं, तीनों ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंटेड हैं और तीनों ही क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। अब ये तो था कि हमने ट्रायंगल लॉ को इसमें फॉलो करना चाहा था, बट अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ की अगर हम बात कर लेते तो क्या कैसे होता कि अब मुझे तो भाई पैरेललोग्राम ही लॉ जो है वही इसमें क्या करना है अप्लाई करना है, ठीक है। आपको वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर ऐसे गिवन है, एक वेक्टर ऐसे गिवन है और एक वेक्टर इस तरह से मान लो गिवन है, ठीक है। तो आपको ये तीन वेक्टर्स गिवन है और आपको क्या करना है, इसमें पैरेललोग्राम लॉ को लगाना है, ठीक है। अब जब आपको इसमें पैरेललोग्राम लॉ को लगाना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को यहीं से स्टार्ट कर दिया। अब पैरेललोग्राम लॉ तो हम दो वेक्टर्स के लिए लगाते हैं ना, तो इसका रिजल्टेंट कहां पर आएगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये ए मान लिया मैंने, ये मान लिया बी, और यहां पर अगर मैं इन तीनों को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करती हूं तो ये मेरे पास है सी वेक्टर, ए बी और सी, ठीक है। ये इस तरह से है ए बी और सी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट है वो इसका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। मतलब ये वाला जो वेक्टर है ये इस रिजल्टेंट के इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, जीरो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। जीरो क्यों बना, बिकॉज रिजल्टेंट ने क्या कहा है, रिजल्टेंट ने उन दोनों के इफेक्ट को जीरो कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक लेमिस थ्योरम आ जाती है, लिखो लेमिस थ्योरम, टॉपिक डालो। लेमिस थ्योरम। अब लेमिस थ्योरम क्या कहती है, इफ देयर आर थ्री वेक्टर्स, if there are three vectors, वेक्टर्स मत लिखो भाई, फोर्सेस लिखो। if there are three forces acting on a point and are in equilibrium, then
the ratio if there are three forces which are, या फिर रेशियो मत लिखो, then each force is proportional to sine of angle between other two, ठीक है। देखो यहां से F1 F2 मत मानो, अगर नॉर्मल लिखना है तो A B C, ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा, ये मान लिया बीटा और ये मान लिया गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। लैमिस थ्योरम क्या कहती है, ये देखो यहाँ पर ए बी सी क्या है, तीन फोर्सेस है, तीनों सेम पॉइंट पर लग रहे हैं और इस तरह से लग रहे हैं कि ये तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब इस पॉइंट पर जो नेट इफेक्ट है, जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या है, जीरो है। तो जब इस पॉइंट पर नेट रिजल्टेंट जीरो है तो लैमी ने अपनी थ्योरम क्या बताई कि ए अपॉन में साइन ऑफ अल्फा बराबर बी अपॉन साइन बीटा, और ये किसके बराबर होगा, सी अपॉन साइन गामा, ठीक है। ए अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा किसके, बी अपॉन साइन बीटा के, और ये किसके बराबर होगा, सी अपॉन में साइन गामा के, ठीक है। तो ये लैमी की थ्योरम थी, ये थी लैमीज थ्योरम फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स, या फिर फॉर फोर्सेस विच आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां तक हो गया है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी और वेक्टर से रिलेटेड, जिसपे कंपटीशन में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चंस जो होते हैं। तो देखो स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केसेस में देखो पहला क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो रेन किस तरह से आएगी, इस तरह से आ रही होती है रेन, ठीक है, हम मान लेते हैं वर्टिकली रेन आ रही है, तो और किस वेलोसिटी के साथ आ रही है, वी आर के साथ। एक साइकिल चलाने वाला है, वो ऐसे साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, वी सी, ओके, वो इस डायरेक्शन में चला रहा है, रेन ऐसे आ रही है। तो अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वी आर सी। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वी ए बी, वो क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। यहां पर हमने इस फॉर्मूले में वेलोसिटीज की डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया है, इट इज ओनली फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। डायरेक्शन को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे कि क्या कुछ डायरेक्शन हमें लेनी है, क्या कुछ नहीं लेनी है, वो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, वी आर माइनस में वी सी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है कि फर्स्ट की वेलोसिटी में से सेकंड की वेलोसिटी को आप माइनस कर दो। यहाँ पर भी सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, ऑब्जेक्ट लिखो तो ओ कर लेना, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, या फिर यहां पर साइकिल कर लो, बस कंफ्यूज नहीं होगी, ओके। वी आर माइनस वी सी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिल, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, मुझे तो क्या बनाना है, इसका रिजल्टेंट बनाना है। तो इस तरह से रेन की डायरेक्शन है, ये क्या है, साइकिल की डायरेक्शन है। एक मिनट, तो यहां पर हमारे पास क्या है, फॉर्मूले में वी आर माइनस वी सी बना दो। हम बना क्या सकते हैं, ये हो गया वी आर और ये हो गया वी सी, वी आर और वी सी, लेकिन ये तो क्या है, प्लस का वी सी है, और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, माइनस वी सी, ठीक है, माइनस का वी सी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस वी सी। मुझे डायरेक्शन निकालनी है, मैं कंबाइन इसकी डायरेक्शन निकालना चाहती हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस वी सी। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट देखना चाहूं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये रिजल्टेंट आएगा या नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, वी आर सी, ठीक है। अब यही तो बनेगा, वी आर माइनस वी सी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मैं ये बना देती
ये बना देती, तो ये जो रिजल्टेंट आता है ये क्या बनता, वी आर प्लस वी सी। बट मुझे तो क्या चाहिए, वी आर माइनस वी सी, वी आर माइनस वी सी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन को मेरे को बताना ही नहीं कि मैं यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस वी सी लूँ फिर वो प्लस हो जाए, नहीं, मेरे को तो क्या चाहिए सर, वी आर माइनस वी सी चाहिए, चाहे वो कहीं से आए। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास वी आर है और माइनस वी सी इधर बना दिया, और ये जो रिजल्टेंट आएगा अब ये क्या देगा मुझे, वी आर सी। ठीक है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, और उसकी डायरेक्शन भी साथ में देगा। तो इसीलिए क्या है हमारे पास, इस डायरेक्शन में हम छाता लगाते हैं, हम जा रहे हैं, बारिश ऐसे आ रही है तो इस डायरेक्शन में छाता लगाते हैं, थोड़ा सा टिल्ट करके, ठीक है, आगे की तरफ, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आवर स्पीड जो भी है। ओके, अब अगर आपसे एंगल और पूछ ले, मान लो आपको दे रखा हो कि रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है 4, और साइकिल की वेलोसिटी है वो कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, इसकी 4 मीटर पर सेकंड, इसकी 3 मीटर पर सेकंड। आप वीआरसी बताइए, वीआरसी कितना आएगा, तो वीआरसी आप कैसे निकालोगे, यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 कितना हो जाता है 0, यहां से लगाओ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और वो तो 0 हो गया, तो कितना आ गया ये 5 मीटर पर सेकंड। जो रेन है वो किस वेलोसिटी से आपको दिखाई देगी, 5 मीटर पर सेकंड से आपको वो रेन आती हुई दिखाई देगी। अब आपसे ये और पूछ ले कि आप अपने छाते को या फिर वो पर्सन अपने छाते को कितना टिल्टेड रखे, किस डायरेक्शन में लगाए कि वो ना भीगे, तो ऐसा कब होगा। अब देखो यहां पर जो है हमारे पास लगाना था, उसको कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा लगाना चाहिए था ना, तो हम ये वाला एंगल नहीं निकालेंगे कि हमने इसके साथ कितना टिल्ट कर रखा है, हम ये निकालेंगे, उसे सीधा लगाना चाहिए था बट उसने टिल्ट कर दिया, तो वर्टिकल से उसने इधर घुमाया है, तो ये एंगल को मैं क्या मान लू, अल्फा। ठीक है, अब ये अल्फा है, पैरेलल लाइन से, तो ये कौन सा हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी क्या हो गया अल्फा, ए बी सी ट्रायंगल बना दी मैंने। अब यहां से अल्फा निकाल दो आप, tan अल्फा किसके बराबर होगा, tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ये है ए बी अपॉन में बेस क्या है बी सी, ये क्या आ जाएगा 4/3, और ये क्या हो गया 0.75, और अल्फा में जो tan इनवर्स 0.75 होता है वो कब होता है, ये आप वैल्यू निकालोगे कि tan अल्फा की 0.75 वैल्यू कब होती है, tan की टेबल गिवन होती है उससे, तो ये आता है 36 पॉइंट समथिंग डिग्री। तो मतलब आप वो पर्सन जो कि स्पीड जिसकी 3 मीटर है और वहां पर रेन की मीटर 4 मीटर है रेन की स्पीड, तो वो अगर अपने छाते को इस तरह से टिल्ट रखेगा कि जो उसका छाती का जो एंगल है वर्टिकल के साथ वो 36 डिग्री हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं भीगेगा। ठीक है, ये आई थिंक एक केस समझ में आ गया होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। बस यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि मैंने ये वापस में क्यों लिया, ये यहाँ से देख लो, क्योंकि अगर मैं आगे की तरफ रिजल्टेंट लेती तो उसका रिजल्टेंट आता क्या, जो हमने इतनी कैलकुलेशन की है उससे क्या आता वी आर प्लस वी सी, फिर हमारे कैलकुलेशन करने का क्या फायदा हुआ। तो हमें तो क्या करना है, कैलकुलेशंस को अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो देखो बारिश से भिगोना बचा दिया है आपने आपकी फिजिक्स में। नेक्स्ट जो है आपके पास रिवर वाला केस, जो कि एग्जामिनर का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है, और when a boat tends to cross the river with shortest path, जब बोट क्या करे, ये कोशिश करे कि वो शॉर्टेस्ट पाथ चले, बोट बहुत ही ज्यादा आलसी है, ठीक है, ये हमारे पास रिवर है, इसमें ऐसे ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, और किस वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है v1 वेलोसिटी, मान लू मैं इसकी v1 वेलोसिटी मान लेती हूँ। ठीक है, जो बोट की स्पीड है, अब वो क्या चाहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ जाए। अब पानी इधर अगर फ्लो कर रहा है तो
बोट भी इधर ही जाएगी उसके साथ साथ, लेकिन वो ये चाहता है कि वो सिर्फ यही वाली डिस्टेंस चले। रिवर की जो विड्थ है वो हमने मान ली एस, ठीक है, एस विड्थ है रिवर की, और वो सिर्फ ये एस विड्थ ही चलना चाहता है। जब वो एस विड्थ ही चलना चाहता है, इसका मतलब वो क्या करेगा, अब उसको दूसरी डायरेक्शन में चलानी पड़ेगी, ठीक है। सीधे चल के तो काम नहीं चलेगा। अब जब सीधे चल के काम नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा, उसको इधर कुछ एंगल बनाकर चलना पड़ेगा एंगल बनाकर। एंगल इस तरह से बनाएगा कि जो ये वाली जो डिस्टेंस है वो जितना इधर जाए पानी उसको उतना ही इधर कर दे, जितना इधर जाए पानी उसको उतना ही इधर कर दे, और वो एक सीधी लाइन पर चलता रहे, ठीक है। मतलब उसने खुद को इधर धक्का मारा, पानी ने इधर मार दिया, उसने इधर, पानी ने फिर से इधर। तो ये वाला थीटा एंगल ये कितने एंगल पर जाएगा, थीटा एंगल पर चलेगा। इसकी वेलोसिटी मैं मान लेती हूँ v1, ठीक है, इसकी मान लेती हूँ v2, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी मान लूं v। ओके, ये आप लोग लिख लेना बेशक से। v1 क्या है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ मैन। vr क्या है, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और v क्या है आपके पास, फाइनल या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या है ये, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब आपसे ये पूछा है कि पर्सन जो जाएगा वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू जाना चाहता है, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, वो कितने एंगल के साथ इधर चले, तो कितने एंगल के साथ चलेगा इधर, ये देखो ऐसे, और ये वाली जो वेलोसिटी है v2 की वो इधर की साइड है, उस तरफ जा रही है। ट्रायंगल नाम में ये क्या बन गया हमारे पास, इनका रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या बना हमारे पास, v बन गया है, v रिजल्टेंट बन गया है। अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, साइन थीटा, थीटा जब हमें निकालना है तो हम क्या निकाल दें, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा v2, ये v2 है, अपॉन में v1। साइन थीटा क्यों निकाला, क्योंकि मुझे v2 और v1 पता है, v का तो पता ही नहीं है, तो ना तो tan थीटा यूज कर सकती हूँ ना ही cos थीटा, सिर्फ किसका यूज कर सकती हूँ, साइन थीटा का। तो ये क्या बन गया v2 अपॉन में v1, ठीक है। तो थीटा यहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को कि कितने एंगल के साथ वो मूव करे। ओके, मान लो कुछ ऐसा दे रखी होती है आपको वेलोसिटी यहाँ पर कि v2 की वेलोसिटी तो दे रखी होती है 1, रिवर की तो 1 दे रखी होती, और जो मैन की है वो कितनी दे रखी होती 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/2, और ये वैल्यू किस पर होती है, थीटा बराबर 30 पर। याद होगी ये तो, अब 2 बार पढ़ चुके होगे तुम अब तक ट्रिग्नोमेट्री। तो थीटा बराबर 30 पर, मतलब वो अगर 30 डिग्री का एंगल बनाकर चलेगा वर्टिकल के साथ तो वो शॉर्टेस्ट पाथ पर पहुंच जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v बराबर v2 स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। क्लियर है, आई डोंट थिंक कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम करना चाहें, अगर आपसे ये पूछ ले कि कितना टाइम लेगा क्रॉस करने के लिए, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर उसको जाना है तो कितना टाइम लेगा, तो टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है शॉर्टेस्ट s, ये वाली जो दूरी है ये कितनी है s है, तो s अपॉन में स्पीड v स्पीड के साथ मूव कर रहा है, फाइनल उसकी वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है। तो s अपॉन में v, और v की वैल्यू क्या है यहाँ से s, v1 स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा पर डिपेंड करेगा, अगर रिवर की वेलोसिटी इधर है तो उसको थीटा इधर चलना पड़ेगा, इस तरफ है तो इधर की तरफ, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये तो। अब नेक्स्ट जो इसी का थर्ड पार्ट आता है वो भी रिवर वाले केस में आता है, वो क्या आता है, व्हेन अ बोट टेंड्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, इन मिनिमम टाइम, ठीक है। अगर वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहे तो तब क्या होगा, तब देखो इस टाइम पे देखो हमारे पास क्या बनेगा,
ये हमारे पास रिवर है, ठीक है। v2 वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है। ये है इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, s। बट वो क्या चाहती है कि शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करे। तो शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेवल करे तो वो क्या चाहेगी कि रिवर की वेलोसिटी भी मिक्स हो जाए और उसकी पर्सन की खुद की वेलोसिटी भी। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए वो x डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, सीधा तो जाएगा नहीं अब रिवर के साथ साथ। तो रिवर जो हॉरिजॉन्टली है वो इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर कर चुका है, ठीक है। पर्सन ने हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब पर्सन की खुद की जो वेलोसिटी है वो कितनी माने हम, वो मान लेते हैं हम v1, ठीक है, v1। तो पर्सन ने तो क्या किया था, कोई एंगल बनाकर मूव करना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ इस डायरेक्शन में चला था, रिवर खुद उसे उधर की तरफ लेती गई। तो ये पर्सन की हो गई और ये हो गई हमारे पास फाइनल। पर्सन इस डायरेक्शन में चल रहा है, रिवर थोड़ा सा इधर ले जाकर, और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बना दे रही है, इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितने एंगल के साथ, थीटा। अब आपको निकालनी है कि कितना एंगल के साथ रिवर ने उसको मूव करवाया। अगर ऐसा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा निकाल दो। tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वेलोसिटी के केस में अगर हम बात करें तो ये कौन सी है वेलोसिटी, v2, और बेस कितना है v1, क्या आ जाएगा v2 अपॉन में v1, ठीक है, v2 अपॉन v1, tan थीटा बराबर v2 अपॉन v1। नेक्स्ट अगर हम यहां से, ये तो हमारे पास आ गई, अब अगर यहां पर v निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ठीक है। v क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये आ गई वेलोसिटी, ये हो जाएगी उस टाइम पे, एंगल ये हो जाएगा। अब अगर आपको ये दे दिया जाए क्वेश्चन में कि आप हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस निकालो कि उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है, तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, ये बात अगर और निकालनी आ जाए आपको उसके साथ साथ, तो आप क्या करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं भाई, एक तो हमने tan थीटा ये निकाल लिया, एक और tan थीटा हम निकाल सकते हैं, वो भी किसकी फॉर्म में, अब डिस्टेंस की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में x है और वैसे बेस की फॉर्म में s, विड्थ ऑफ द रिवर। दोनों में tan थीटा बराबर है तो दूसरी साइड में क्या हो जाएंगी, बराबर, v2 ओवर v1 बराबर x बाय s, क्या बन जाएगी आपके पास, x कितना आ जाएगा, v2 ओवर v1 इंटू s, ठीक है। तो ये आप लोग निकाल सकते हो। अगर आपसे टाइम पूछ ले कि कितने टाइम में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है टोटल, वो निकालो पहले। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ये कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। टाइम अगर निकालना है तो वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी है उसकी, एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, v1 स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर। और अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो ये आएगा, इट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग जर्नी, ये क्या है, टाइम टेकर ड्यूरिंग जर्नी, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स, वो करेंगे कल।